वाली मैया काली काली दिखती हो, बंध गई तेरी बाँ, बंध गई तेरी बाँ नदिया, किससे करोगी फरियाद, ओ किससे करोगी फरियाद, किससे करोगी फरियाद नदिया। और अब हमारे साथ जुड़े हैं जो एस्रो परिवार जिसको कहा जाता है, जो कि पर्यावरण से संबंधित मुद्दों पर लगातार जनपद बागपत में कार्यरत है। और मैं कहना चाहूँगा कि जनपद बागपत ही नहीं, हमें जानकारी हुई है कि जनपद बागपत से बाहर भी वो पर्यावरण से संबंधित अभियान चलाए हुए हैं। तो इसी क्रम में हम यहाँ पर संजय राणा जी से बातचीत करते हैं और जानते हैं एस्रो परिवार के बारे में। साथ ही साथ जो एक बात कही जाती है समाज सेवा, उस पर भी इनसे जानेंगे कि किस प्रकार की समाज सेवा होती है और क्या समाज सेवा की परिभाषा होती है, क्योंकि समाज सेवी ही समाज सेवा की सटीक परिभाषा दे सकते हैं। वे लोग नहीं जो चुनाव आते ही अपने आप को अपने ही हाथों समाज सेवी घोषित कर देते हैं। तो सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे वी के बागपत न्यूज़ में। विजय जी नमस्कार। सबसे पहले आपके सभी दर्शकों का धन्यवाद। और जैसे आपने एक शब्द की व्याख्या में से पूछी है समाज सेवी, समाज सेवी तो कोई नहीं हो सकता। एक प्रकृति का नियम है, जो आप लेते हैं उसको आप देते भी हैं। जब इस समाज में हम रहते हैं, इस समाज से हम सारी चीज़ें लेते हैं। विजय जी, जब समाज से हम लेते हैं तो समाज को देने कोई इंग्लैंड से पाकिस्तान से थोड़ी आएगा, इसको देना भी हमारी जिम्मेदारी है। सेवा शब्द जो होता है, सेवा शब्द होता है निस्वार्थ भाव। सर्विस बोली जाती है जिसके बदले में आप कुछ लेते हैं। जब आप समाज के लिए काम करते हैं तो आप सेटिस्फेक्शन तो लेते होंगे, आप फेम भी लेते होंगे। जब आप कुछ लेते हैं तो वो सर्विस में आता है। सर्विस का मतलब सिर्फ यही नहीं है कि हम उसके बदले में तनख्वाह ले रहे हैं। अगर कोई ये कहता है कि मैं निस्वार्थ भाव से कर रहा हूँ, निस्वार्थ भाव तो आप अपने माँ बाप की भी सेवा नहीं करते। आपको उन्होंने पैदा किया है तो उसके बदले में आप उनकी सेवा कर रहे हैं ना, उनसे उनका प्यार तो ले रहे हैं ना, संतुष्टि तो ले रहे हैं ना। तो आप जब किसी भी काम को करते हैं और उसके बदले आप कुछ भी ना लें, संतुष्टि भी ना लें, फेम भी ना लें, तो वो सेवा कहलाती है। जब आप बाहर निकलते हैं और काम करते हैं और उसके बदले में आप अपनी पहचान लेते हैं, जाके एक संतुष्टि का भाव घर में लेते हैं, तो फिर सेवा कहाँ रह गई? वो तो सर्विस रह गई। और रही बात, समाज एक ऐसी संरचना है, समाज एक ऐसी रचना है, ये सब व्यक्तियों के, पशु पक्षियों के जोड़ से ही तो बनता है। जब हम इसमें एक अच्छा माहौल देखना पसंद करते हैं, एक अच्छे माहौल में रहना पसंद करते हैं, तो इस माहौल को बनाएगा कौन? वो भी तो जिम्मेदारी हमारी है ना। जब मैं रात को सोते समय ये सोचता हूँ कि मेरी बेटी जहाँ भी रहे वो सुरक्षित रहे, प्रसन्नचित्त रहे, तो उसको बनाएगा कौन? उसको लोग ही तो बनाएंगे। अब बिल्ली, कौवे, चील, ये पशु तो नहीं बनाएंगे। आदमी को कहते तो नहीं फिरेंगे भाई ठीक रहो। तो समाज से भी जो लिखते हैं अपने नाम के सामने, वो गलत लिखते हैं। मेरा तो मानना ये है। एक बार एक प्रश्न किया था मुझसे किसी व्यक्ति ने कि जी मदर टेरेसा को आप क्या देखते हैं? मैंने कहा था कि मदर टेरेसा एक महान व्यक्तित्व है, नो डाउट, लेकिन प्रसिद्धि तो ली है ना कि आज तुम बैठे हुए, मैं बैठा हुआ, जिन्होंने कभी मिले नहीं, मदर टेरेसा का नाम ले रहे हैं। पहचान तो मिली ना, और पहचान मिली तो प्रसिद्धि मिली, तो कुछ ना कुछ तो लिया ना। नहीं सर, इसमें एक बात आती है कि जब व्यक्ति कुछ करते हैं, जैसे कि आप अच्छा कार्य कर रहे हैं, मैंने आपसे आग्रह किया है
कि सर आप हमें अपने बारे में बताएं, जो आप पूरा जो एक अभियान छेड़ा हुआ है प्रकृति के लिए, जो आपने बीड़ा उठाया है, तो मैंने आग्रह किया है, तो ये तो अब आपको इससे हल्का फुल्का जो भी है जिन लोगों तक जाएगी इससे प्रसिद्धि प्राप्त होगी। तो ये मदर टेरेसा को भी मेरे ख्याल से वैसी ही प्रसिद्धि प्राप्त हुई है, ना कि वो कभी मीडिया के पास गई हैं। हाँ, वो बात सही है, लेकिन काम के बदले में हम अपने नाम के सामने समाज सेवी लिखने लगे तो गलत बात है ना। वो तो गलत है सर, जैसा कि आज के लोग लिख रहे हैं। देखिए, एक बात सुनिए, समाज अगर कोई टाइटल देता है, सम्मान देता है, उसको सहस्त्र स्वीकार करना चाहिए, लेकिन स्वयंभू तो नहीं होना चाहिए ना। भाई मैंने काम तो कुछ किया नहीं और मैं होर्डिंग बोर्डिंग पे लिखवाने लगूं समाज सेवी। समाज अगर मुझे समाज सेवी कहता है, कहो स्वागत है। समाज सेवी अगर जल पुरुष कहता है तो कहो स्वागत है, लेकिन मैं तो अपने हाथ से अपने नाम के आगे ना लिखूं ना। यहाँ फर्क है, ये अंतर है। ठीक है, सब लोग अपने अपने तरीके से काम करते हैं। मुझे प्रकृति से प्रेम कह लीजिए या प्रकृति का आदेश कह लीजिए, जो भी कुछ है, प्रकृति के लिए काम करना अच्छा लगता है, प्रकृति के लिए काम कर रहे हैं। तो सर जैसा कि एसरो परिवार नाम आता है, आप एसरो परिवार से जुड़े हुए हैं, तो उसमें आपकी, पहले तो हम ये जानना चाहते हैं जो एसरो शब्द है उसके क्या मायने हैं। एसरो इन द सेंस एनवायरनमेंट एंड सोशल रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, ये एक संस्था है जो पिछले 10 वर्षों से ये पूरे भारत के स्तर पे काम कर रही है। और लेकिन अगर देखा जाए तो इससे जुड़े हुए जो सदस्य हैं, किसी को 14 साल, किसी को 15 साल, अब मुझे 16 साल हो गए काम करते हुए। पीछे का जो कपड़ा होता है, बैनर होता है, वो एक अलग बात है, लेकिन काम एक अलग बात है। तो एसरो परिवार इसी तरीके से एक समान विचारधारा से जुड़े हुए लोग जो प्रकृति के लिए काम करते हैं, इसमें करीब 3 देशों के लोग हैं। और वो अगर उनकी संख्या देखी जाए तो शायद हो सकता है 250, 300, 400 के करीब संख्या हो चुकी होगी जो इस विचार से जुड़े हुए हैं और अपने अपने तरीके से काम करते हैं। तो जिसको जितना समय, जिसकी जो सामर्थ्य है, उस सामर्थ्य के हिसाब से काम करते हैं। तो ये एसरो की डेफिनेशन है। सर आपका परिचय चाहते हैं, आप एसरो परिवार से कब जुड़े? आपके बारे में बताया जाता है कि आप दिल्ली पुलिस में कार्यरत थे, दिल्ली पुलिस के कर्मचारी रहे हैं, तो हम वो थोड़ा जानना चाहते हैं कि अब जैसे कि आप जॉब में थे, ऐसा क्या हुआ कि बीच में आपने जॉब छोड़ दी और इस तरफ आप आए? विजय जी, ये अनुवांशिक गुण होते हैं। हमारे पिताजी प्रिंसिपल हुआ करते थे। मैंने बचपन में उनको आर्य युवा दल के माध्यम से, आर्य वीर दल, आर्य युवा दल के माध्यम से नशा मुक्ति के खिलाफ काम करते देखा है। आज भी उस विचारधारा के जो लोग मुझे बहुत मिलते हैं, जो मुझे सन 76 के, सन 80 के पम्पलेट्स दिखाते हैं जिसमें वो कहते हैं कि मुख्य वक्ता के तौर पे श्री ओम प्रकाश राणा लिखा रहता था नाम। तो बचपन में संस्कार मिले। 98 में फादर गुजर गए, वहाँ से सीधे सीधे नौकरी करना और अपने परिवार का पालन पोषण करना चलता रहा। एक दिन की ये घटना है कि मेरी बेटी है, भाई जी तो जानते हैं, अब तो एमएससी कर चुकी है, उसके साथ दिल्ली जा रहे थे ट्रेन से। दिल्ली जाते समय जब वो ट्रेन यमुना के ऊपर पहुंची तो बाल मन था, तो सीधे उसने पूछा, पापा ये क्या है? तो स्वाभाविक रूप से निकला मुंह से कि यमुना है। तो बेटी ने कहा, माँ यमुना? क्योंकि हम बच्चों को घरों में यही सिखाते हैं कि नदियाँ हमारी माँ हैं। हाँ, माँ यमुना। तो अगला जो सवाल था वो सवाल बड़ा झकझोरने वाला था, और मैं समझता हूँ कि शायद वो सवाल ही दशा दिशा बदल गया ज़िंदगी की। वरना हम तो पुलिस के आदमी थे, अपनी
लगे हुए थे नौकरी में, परिवार को पालने में। उसने कहा कि पापा माँ इतनी गंदी क्यों है। ये सवाल आज तक परेशान करता है कि माँ इतनी गंदी क्यों है। पिछले 14-15 सालों से इस सवाल का जवाब ढूंढने के लिए लगे हुए हैं और इसका जवाब देने के लिए लगे हुए हैं कि माँ इतनी गंदी क्यों है। माँ तो गंदी नहीं होती जी। लेकिन इसको गंदा तो किया गया ना। ऐसी क्या कारण है कि गंदा किया गया। इसी भावना के साथ, इसी विचार के साथ, इसी भाव के साथ ये एक कार्यक्रम निकल के आया कि नदियों का दर्द ऐसरों की जुबानी। ये एक श्रृंखला है। श्रृंखला हमारी और कई चलती हैं। क्लाइमेट चेंज भी हमारी एक श्रृंखला चलती है। इस श्रृंखला के अंतर्गत यमुना के किनारे के 16 स्कूलों को हमने लिया, जिसमें आप बोड्ढा, छपरोली, आप शबगा, आप जागस, आप खामपर, लोहारी, बागपत, ये इस तरीके से जो गांव यमुना के किनारे हैं उनसे हमने 16 स्कूलों को चिन्हित किया और 16 स्कूलों में कि ये सघन अभियान चलाने का प्रयास है कि नदियाँ क्या कहती हैं। गज़ब इस बात का है कि जिस देश में नदियों को माँ कहा जाता हो उस देश में माँ की ये हालत। और हम जैसी जो नालायक पीढ़ी है वो जागने को तैयार नहीं है। ये एक विचारणीय प्रश्न है। और विजय जी, 44 सभ्यताएं नष्ट हो चुकी हैं, विलुप्त हो चुकी हैं। इतिहास आप पढ़ेगा तो ये 45वीं सभ्यता है। इससे पहले 44 सभ्यताएं जा चुकी हैं और सारी सभ्यताओं के नाम नदियों के नाम से हैं। कहीं आप सिंधु सभ्यता ले लीजिए, कहीं नील सभ्यता ले लीजिए, कहीं मेसोपोटामिया सभ्यता ले लीजिए, चीन सभ्यता ले लीजिए। सभ्यता तो चली गई ना, लेकिन अभी स्थापित कौन है? नदियाँ ही स्थापित है ना। सिंधु आज भी है, तब भी थी, आगे भी रहेगी। लेकिन उन 44 सभ्यताओं ने जो गलतियाँ की होंगी उनसे हमने सबक नहीं लिया और मानव को इतिहास से सबक लेना चाहिए। और इसी संदर्भ में ये एक प्रयास है कि जो हमारा युवा है, क्योंकि जो व्यस्त हो चुके लोग वो तो पेट की लड़ाई में जा चुके, उनको फुर्सत नहीं है। उनको तो अपनी पैकेज की लड़ाई देखनी है। किसी को अपने परिवार की लड़ाई देखनी है, किसी को अपनी पैकेज की लड़ाई देखनी है, किसी को अपनी मानसिक स्तर की लड़ाई देखनी है। तो सोचा चलो ये यूथ जो आगे अगले 2-3 साल में समाज बनेगा, इसी के बीच में चलते हैं, कुछ सोचे। तो इसी भाव के साथ आओ नदी को जाने ये श्रृंखला की गई है। ये इस साल यमुना के किनारे है, अगले साल हम कृष्णी के किनारे जाएंगे, उससे अगले साल हम हिंडन के किनारे जाएंगे, क्योंकि बागपत ज़िले से 3 नदियां बहती हैं। माफ़ करना, नदी तो एक ही है, 2 तो नाले बन चुके। व्यवस्थाएं उसको नदियां मानती हैं, समाज उसको नदियां मानती हैं, माने, मुझे कोई एतराज़ नहीं है। लेकिन नदी की डेफिनेशन वो खो चुके हैं। यमुना भी बेचारी बरसात में ही नदी का रूप लेती है, बाकी तो वो अपने अस्तित्व की लड़ाई लड़ती है। तो इसी भाव के साथ ये श्रृंखला स्टार्ट की गई है। सर, हमें जानकारी हुई है, एक कार्यक्रम पहले भी आपने बड़ौत में कराया था, वहाँ से कुछ लोगों से हमें जानकारी प्राप्त हुई है कि आप जनपद बागपत के अलावा भी पर्यावरण के लिए बाहर काम आपने किया है। तो कहाँ कहाँ पर आपने क्या काम किया है, कुछ बताने का आप बताना चाहेंगे? देखा जाए तो वैसे पूरे भारत में घूमता हूँ, लेकिन उसका एक शेड्यूल है कि 15 अप्रैल से लेके 20 अप्रैल तक एक सघन अभियान ये यहाँ चलाया जाता है स्कूलों में। उसके बाद फिर ये 1 अगस्त से शुरू होगा और ये 31 दिसंबर तक फिर एक अभियान चलेगा, जिसमें क्लाइमेट चेंज के अंतर्गत हम
3 जिलों के, जिसमें अब 2 स्टेट और 3 जिले कह सकते हैं, इधर सोनीपत, इधर मेरठ और ये बागपत, इन 3 जिलों के हम करीब 80 स्कूलों को लेंगे और उसको 4 चरणों में हम उसको मथेंगे। अब ये चरण की बात जहाँ तक है, उसको समझने की बात ये है कि पहले चरण में हम एक उनका ज़रा जिस विषय पे हम बात करने जा रहे हैं उसमें उनकी कितनी पकड़ है उस जानकारी के लिए, तो उसका एक छोटा सा हम पेपर लेते हैं, टेस्ट लेते हैं। वो पूरा एक साइंटिफिक होता है और वो टेक्नोलॉजी से लैस होता है, गूगल फॉर्म वगैरह पे चलता है। उसके बाद फिर हम अगले चरण में संवाद करते हैं प्रेजेंटेशन के थ्रू। एक तरफा भाषण नहीं चलता। आज तो आप थे साथ में, आपने देखा होगा कि हम संवाद करते हैं, भाषण नहीं चलता। तीसरे चरण में फिर हम उनको किसी एक्टिविटी के थ्रू या ग्राउंड पे ले जाके हम उसको फिर से संवाद करते हैं। चौथे चरण में हम फिर से उनसे उनकी जानकारी का स्तर जानना चाहते हैं कि कितना उन्होंने राइज किया। तो मुझे जो अभी तक की पिछले साल की, उससे पहले साल की जो रिपोर्ट्स हैं या अभी तक की जो रिपोर्ट्स हैं, उसके अकॉर्डिंग आप देख सकते हैं हमारे पास आके, आप हमारे ऑफिस में आएंगे तो आपको सारी चीज़ें मिल जाएंगी। 40 से 50-60% तक का ये इंक्रीज़ होती है जो जानकारियों की है। और जो व्यवहार परिवर्तन यात्रा जो हम इसको नाम देते हैं बिहेवियर चेंज, बिहेवियर कहाँ से बदलता है? बिहेवियर बदलता है आपकी जानकारियों के हिसाब से। अब ये जो सारी प्रकृति जो सारा हुआ है, मैं अगर आपको थोड़ा सा पीछे ले जाऊं, 1964 में जो हमारी हरित क्रांति हुई थी, हरित क्रांति के अंतर्गत जो हमारे सीड्स और हमारी जो पेस्टिसाइड आए, वो हम लोगों के हाथ में जो आए, हम लोग तो अवेयर नहीं थे। ठीक है, किसानों को सल्यूट है कि उन्होंने इसका प्रोडक्शन बढ़ाया, लेकिन उसका खामियाजा क्या भुगता कि पेस्टिसाइड का इतना बेजा इस्तेमाल किया गया कि हमारी सारी ज़मीन पॉल्यूटेड होगी और सारी बीमारियां शुरू होगी। उसके पीछे का सच क्या है? उसके पीछे का सच ये है कि हमारा जो आम जनमानस था, जिसको ये जानना चाहिए था कि ये 1 ml दवाई इतने में पड़ेगी, लेकिन वो उससे अवेयर नहीं था। उनके हाथ में वो दवाई दे दी गई, बेशक उसके ऊपर लिखा हो, लेकिन वो बेचारा इतना अवेयर था ही नहीं। बिना जानकारियों के अभाव में आप व्यवहार परिवर्तन नहीं कर सकते। आप व्यवहार परिवर्तन कहाँ कर सकते हैं? जब आपकी जानकारियाँ हों। अगर आप जानकारियों को स्प्रेड करेंगे, फैलाएंगे, तो वहाँ से जो एक डेवलपमेंट चलता है। अच्छा ऐसा है, हमारे साथ क्या हुआ, हमारी पीढ़ी के साथ, हम वो पीढ़ी हैं जो 90 से पहले का भारत देखते हैं, 90 के बाद का भारत देखते हैं। हम 90 में जो एक रिवॉल्यूशन आया औद्योगिक क्रांति का और हमारी अर्थव्यवस्था खुली, हम उस विकास में इतने पागल हुए कि हमने अपनी सारी प्राकृतिक जो व्यवस्थाएं हैं सारी ध्वस्त कर। किस लिए? क्योंकि हमें इस रिजल्ट्स की उम्मीद ही नहीं थी। आप बागपत में बैठे हो और बागपत में बैठ के आप एक एयर इंडेक्स की बात करते हो, तो बागपत में तो एयर इंडेक्स की बात नहीं करनी चाहिए। कहीं ना कहीं तो गलतियां हमसे हुई है ना। तो वो गलतियां अगली पीढ़ी से ना हो और वो हमारे जाने के बाद हमें दोष ना दें कि ये हमें बता के ही नहीं गए। बस ये इसी का एक प्रयास है। तो सर, कहीं ना कहीं हम देखते हैं कि विकास के नाम पर जो लंबे समय से ये चल रहा है, क्योंकि प्रत्येक देश की ये इच्छा होती है, देशवासियों की यह इच्छा होती है कि वे विकासशील देश के दर्जे से विकसित देश के दर्जे में चेंज हो जाएं, चले जाएं। ये सभी की इच्छा होती है। तो क्या ये उस विकसित शब्द के पीछे, या विकसित कहेंगे, विकसित देशों की कैटेगरी में शामिल होने के लिए अंधाधुंध लिए गए निर्णयों का नतीजा है? देखिए, विकास की जो डेफिनेशन है ना, जो व्यवस्थाएं विकास की डेफिनेशन लेती हैं, या समाज ने और व्यवस्थाओं ने जो विकास की डेफिनेशन बनाई हुई है, उसको समय है कि अब
रिवाइव किया जाए। विकास वो होता है जहाँ मानव, प्रकृति और जीव जंतु तीनों विकास करे। लेकिन यहाँ तो सिर्फ एक ही विकास कर रहा है ना, मानव ही मानव। तो फिर वो विकास कहाँ का हुआ? और रही बात विकासशील से विकसित देशों में, अब अगर इसको वर्ल्ड सिनेरियो आप देखें, मानव कहाँ का समझदार है जब पूरे विश्व को पता है कि 1.5 डिग्री टेम्परेचर अगर पृथ्वी का बढ़ गया तो हम विध्वंस की ओर चले जाएंगे, और 1.3 डिग्री टेम्परेचर बढ़ा के बैठे हुए हैं। और इसका जो रखा गया था टारगेट 2050 रखा गया था, अभी तो 2023 है, यानी कि अगले 2030 तक हम वो 1.5 डिग्री टेम्परेचर टच कर जाएंगे। और उस समय पूरे वैज्ञानिक कह चुके हैं, पूरे विश्व के वैज्ञानिक, कि हमारा समुद्र तल बढ़ेगा, ये देश और ये शहर बर्बाद हो जाएंगे। और एक छोटी सी लड़की 17 साल की रही होगी, ग्रेटा थनबर्ग, उसने पूरे विश्व के सामने जो सबसे ताकतवर देशों के जो वो थे, राजाध्यक्ष कह लीजिए या राजाओं को कह लीजिए, उसने उनसे पूछा था आंखों में आंखें डाल के कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई कि तुम हमारी पृथ्वी को नाश कर दो। तो फिर कहाँ का ये विकासशील और विकसित देश? ठीक है, हम मना नहीं करते, विकास चाहिए, पॉपुलेशन के हिसाब से सारी चीज़ें हमें चाहिए, बिल्कुल चाहिए। लेकिन हमें ये तो देखना पड़ेगा ना कि हम कर क्या रहे हैं। तो यहाँ पर सर, अभी आपने जनसंख्या का जिक्र किया, तो कहीं ना कहीं अभी गत वर्ष में जनसंख्या को लेकर के कई बार धरना प्रदर्शन हुए हैं, लोग जंतर मंतर तक पहुँचे हैं, बसें भर भर कर पहुँची हैं। तो जनसंख्या नीति है, तो कहीं ना कहीं उसमें बदलाव करने की ज़रूरत है, क्योंकि ये एक बड़ा फैक्टर है। क्योंकि जितनी जनसंख्या होगी उसके अनुसार, अभी जो पेस्टिसाइड्स की बात कही गई है, क्योंकि पेस्टिसाइड्स का सीधा सीधा उद्देश्य है प्रोडक्शन बढ़ाना, और वो जो प्रोडक्शन नहीं बढ़ेगा तो वर्तमान में जो जनसंख्या देख रहे हैं और जो दृष्टिपात करते हैं भविष्य में, वो बड़ा खतरनाक दृश्य नज़र आता है। तो इसको, ये एक बड़ी चुनौती कहीं ना कहीं देश के सामने खड़ी हुई है कि पेस्टिसाइड्स इस्तेमाल करते हैं तो प्रोडक्शन बढ़ेगा, ना इस्तेमाल करें तो प्रोडक्शन घट जाएगा। जो जनसंख्या के जो आंकड़े हैं उनकी पूर्ति कैसे की जाएगी? विजय जी, मैं अर्थशास्त्री तो नहीं हूँ जी, लेकिन अर्थशास्त्रियों के अनुसार ये सुना जाता है कि अगर हमारी विकास दर बढ़ती है तो जनसंख्या खुद नियंत्रित होती है। ये मेरा स्टेटमेंट नहीं है, ये सुब्रमण्यम स्वामी जी का स्टेटमेंट है। आप जितने भी विकासशील देश हैं उसकी ज़रा जनसंख्या देख लीजिए ना क्या है। यानी कि आपको अपने यहाँ साक्षरता और अर्थव्यवस्था को अपग्रेड करने की आवश्यकता है, जनसंख्या तो नियंत्रण में आ जाएगी, क्योंकि ये ऐसा अर्थशास्त्री कहते हैं। अब लेकिन हम जैसे जो प्रकृति के वाले लोग हैं, हम ये कहते हैं कि जैसे आज से 100 साल पहले एक शब्द कहा था महात्मा गांधी जी ने, ये जो हमारी प्रकृति है सबकी आवश्यकताओं को पूरा कर सकती है मगर लोभ को पूरा नहीं कर सकती। हमारी आवश्यकताओं में कोई दिक्कत नहीं है, दिक्कत है हमारे उपभोक्तावाद में, बाजारवाद में, हमारे लोभ में। आपकी कितनी आवश्यकता है? 4 रोटी, 5 रोटी, 6 रोटी, ज़्यादा ज़्यादा 8 रोटी खा लोगे। छोटा सा घर, 2-4 जोड़ी कपड़े, मकान, कपड़े चाहिए। क्या ज़रूरत है 10 गाड़ी की? एक गाड़ी से काम चल जाएगा ना। लेकिन यहाँ एक बात समझनी पड़ेगी, सरकारें जीडीपी से चलती हैं, व्यवस्थाएं जीडीपी से चलती हैं, यानी कि बाजारवाद से चलती हैं। और बाजारवाद का और प्रकृति का समन्वय नहीं हो सकता, क्योंकि बाजारवाद ये कहता है कि आप अपनी आवश्यकताओं को बढ़ाओ, प्रकृति ये कहती है कि आप अपनी आवश्यकताओं को कम करो। इसके बीच का कैसे समन्वय करेंगे आप? तो मेन जो समस्या है समन्वय की है, कहीं ना कहीं सामंजस्य बैठाना पड़ेगा। जो बाजारवाद आपने कहा है या जो
औद्योगिकीकरण भी कहीं कहीं उससे मिलता जुलता ही है, और जो प्रकृति के बीच का जो सामंजस्य है वो डिस्टर्ब हो गया है। यानी कि एक घर में 4 एसी लगे हैं, एक घर में 4 गाड़ियां हैं। नहीं, इसमें जो सारा खेल है मानसिकता का खेल है। भाई जी भी इसी समाज में रह रहे हैं। मैं पिछले 5-6 दिन से देख रहा हूँ 2 जोड़ी खद्दर के कुर्ते हैं, चल रहा है ना काम। आप भी इसी समाज में रह रहे हैं। यहाँ एक चीज़ पे ध्यान देनी पड़ेगी। हमारी जो पहली बुजुर्ग पीढ़ी थी वो शुभ लाभ पे चलती थी, लाभ में शुभ हो। उससे अगली पीढ़ी यानी कि हमारी वाली पीढ़ी कह लीजिए, हमसे 10 साल बड़े होंगे, बस इतना ही, उन्होंने शुभ छोड़ा, लाभ पे गए हो। और हम किस पे आए? लाभ से लोभ पे चले गए। पहले आप शुभ लाभ पे थे। शुभ लाभ में ये कहा जाता था कि आप जो चीज़ जो आप पूरे महीने में या दिन में जो आप कमा के लाए हैं वो शुभ तब होगा जब सारी प्रकृति उसमें जीवन जिए। घर में होती थी ना पहली रोटी, जिसको बलिवेश यज्ञ कहते हैं, पशु पक्षियों के लिए, कुत्तों के लिए, बिल्ली के लिए, सबके लिए निकालते थे ना, क्योंकि वो शुभ माना जाता था। उनका भाव ये था कि ये हमारी जो कमाई है, इस्लाम में भी तो ज़कात बोलते हैं ना, वो ज़कात किस में से कहते हैं? अपनी कमाई में से। फिर उसके बाद हमने शुभ छोड़ दिया, लाभ आना चाहिए भाई, 2 गाड़ी चाहिए हमें, 3 गाड़ी चाहिए, लाभ। अब लाभ से आगे लोभ में चले गए। लोभ क्या है? माफ़ करना, जो हमारी नदियां हैं, नदियां हमारे आजीविका के साथ साथ, जीवन के साथ साथ जमीर भी तय करती थी। हमारे बड़े बुजुर्ग कह के गए ना, जैसा खाओगे वन ऐसा होगा मन, जैसा पियोगे पानी वैसी होगी वाणी। वो क्या था? वो जमीर था। आपकी अंदर की जो आत्मा है, जो आपका जमीर है, वो आपकी नदियाँ, आपकी वाटर बॉडीज, आपका पानी तय करता था। साफ़ सुथरा पानी होगा, साफ़ सुथरा अन्न होगा, तो आपके पेट में साफ़ सुथरा भोजन जाएगा। साफ़ सुथरा भोजन जाएगा तो आपका दिमाग भी शुद्ध होगा। अब हुआ क्या है? हमने सारी चीज़ें पॉल्यूटेड खानी शुरू कर दी। अब आप एक बात बताइए ना, जून के महीने में गाजर कौन सी अच्छी बात है साहब? जबकि गाजर तो सर्दी में आती है। अब तो 12 महीनों में हर सब्जी उपलब्ध हो रही है। भाई आप एक बात बताइए ना, गाजर को क्यों बनाया गया प्रकृति द्वारा? उसका तासीर गर्म होता होगा ना। गोभी को सर्दी में ही क्यों बनाया गया? उसका तासीर तो गर्म होता होगा ना। गन्ने को सर्दी में ही क्यों गुड़ खाया जाता है? तासीर तो गर्म होगा ना। जब आप 24 घंटे 12 महीने आप गोभी खाओगे, गाजर खाओगे, गुड़ खाओगे, जून के महीने में जब गोभी खाओगे तो तासीर गर्म होगा, तो गर्मी तो लाएगा, वो विकार तो पैदा करेगा ना आपका। हमने अपनी जो आध्यात्मिक संस्कृति है उसको छोड़ के हम बाजारवाद पे चले गए। यहीं से सारी दिक्कत है। और जब वो एक विकार पैदा होता है, वो अनेक विकार लेके आता है। लोभ ने हमारे जमीर को मारा। अब आप घटना देख लीजिए, मुझे किसी एक घटना का नाम लेने की ज़रूरत नहीं है। कितनी घटनाएं हैं, आपके छोटा सा बागपत ज़िला है, मेरे ख्याल से 280-85 गांव मुश्किल से होंगे इस ज़िले में। आप कितनी घटनाएं हैं कि अपने बाप को मार दिया, अपनी बुआ को मार दिया, अपने चाचा को मार दिया, अपने भाई को मार दिया, लड़के ने अपनी माँ को मार दिया। कितनी घटनाएं होती हैं? होती है ना। क्यों? यहाँ गड़बड़ है। और ये क्यों गड़बड़ है? क्योंकि प्रकृति के साथ हम बेजा कर रहे हैं। विजय जी, आपके माध्यम से मैं सभी दर्शकों से कहना चाहता हूँ कि बेजा जो है वो कोई व्यक्ति हो, पशु पक्षी हो, प्रकृति हो, वो कोई सहन नहीं करता। बेजा पे तो रिएक्ट करेगा। जब हमने अपने तालाबों को गंदा करेंगे तो उसकी गंदगी तो हमारे पेट में आएगी। यही एक समझाने का प्रयास है।